नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण का एक भाग जो है अनुच्छेद लेखन, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। तो वैसे तो ये सब आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं और आप बहुत अच्छे से किसी चीज पर, किसी विषय पर अनुच्छेद लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है, क्योंकि ऐसे तो आप निबंध भी लिखते हैं, आप लेख भी लिखते हैं, लेकिन सारी जो चीजें होती है सबके कुछ नियम और रूल्स होते हैं जिन्हें आपको अपने जो लेखन में शामिल करना होता है। उसी के हिसाब से आपको ये सारी चीजें लिखनी होती है। तो आप हिंदी व्याकरण की कॉपी चाहे निकाल लीजिए, चाहे अपनी कोई रफ कॉपी निकाल लीजिए, उसमें आप लिखना शुरू कीजिए। जिस प्रकार आज हम यहाँ पर लिखेंगे उसे फॉलो कीजिए, और जो रूल्स, जो भी चीजें, नियम जो मैं आपको बताऊंगी वो सारी बातें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगी कि आप इस विषय पर पैराग्राफ लिखकर लाएंगे, अनुच्छेद 1 लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। तो आप अपनी रफ कॉपी ले सकते हैं और कोई भी कॉपी, हिंदी व्याकरण की कॉपी आप ले सकते हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। तो आपने पैराग्राफ राइटिंग पहले भी सीखी होगी अपने इंग्लिश में, या फिर हिंदी में भी आपने अनुच्छेद अपने अलग अलग विषयों पर लिखे होंगे। जैसे कि आप जब आप 10th क्लास में जाएंगे या आप 12th क्लास में जाएंगे, या अभी भी आपके हिंदी जब हिंदी का एग्जाम होता है तो आपको अनुच्छेद लेखन जरूर किसी न किसी टॉपिक पे आता है। तो बहुत सारे टॉपिक आपको मिलते हैं, तो उसमें आपको अनुच्छेद लिखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हर एक चीज के अलग अलग नियम होते हैं। अगर आप निबंध लिख रहे हैं, अगर आप निबंध लिखते हैं तो क्या होता है कि आप किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर आप क्या करते हैं, कुछ सीमित शब्दों में, यानी कि कुछ ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों को लेकर और क्रमबद्ध रूप में, यानी कि बिल्कुल उन चीजों को आप क्रमबद्ध करते हुए जाते हैं। आपने देखा होगा कि निबंध के बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे आप सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं या आरंभ लिखते हैं, या उसकी भूमिका आप सबसे पहले लिखते हैं। दूसरा, आप उसमें मध्य भाग यानी कि जो उसका विषय वस्तु है निबंध की, आप उसे लिखते हैं। और उसके बाद अंत यानी कि आप उपसंहार लिखते हैं किसी भी निबंध में। तो ये होता है निबंध। और निबंध के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे आप किसी भी चीज को विचार करके लिखते हैं, विचारात्मक यानी कि विचार करने वाली चीज को। किसी को आप वर्णन करते हुए लिखते हैं, किसी को आप विवरण देते हुए लिखते हैं, किसी को आप भावनाओं से जोड़ते हुए लिखते हैं। तो इस तरह हर चीज के नियम होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर निबंध की जगह आपको कहा जाए कि अनुच्छेद, तो निबंध तो एक बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखी गई बात है कि आप किसी भी विषय पर विस्तार पूर्वक जब लिखते हैं, सारी चीजों को क्रमबद्ध करके और सीमित और छांटे हुए अच्छे अच्छे शब्दों में जब आप उसको विस्तार पूर्वक लिखते हैं, तो वो आपका निबंध कहलाता है। लेकिन देखिए, अगर आप इसी निबंध को या अपने लेख को आप संबंधित जो लेख से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको अगर एक टॉपिक दिया गया है, तो अगर आपको उसमें कहा जाए कि आप इस पर निबंध लिखिए, तो आप निबंध आराम से 3 से 4 पेजेस का आप निबंध उसमें लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाएगा कि आप इस पर लेख लिखिए, तो लेख उससे थोड़ा सा कम होगा, लेकिन अनुच्छेद जो है वो उससे भी कम होगा। तो कुछ कम शब्दों में, यानी कि सार जो है, आप एक पूरे
टॉपिक का सार लेकर जब चलेंगे, छोटे से कम शब्दों में जब आप किसी भी चीज को लिखेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? अनुच्छेद कहलाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं कि अनुच्छेद किसे कहा जाता है। परिभाषा देखिए, किसी भी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, किसी भी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का सार यानी कि सारांश, छोटे शब्दों में लिखना, कम शब्दों में लिखना, संक्षिप्त करके लिखना, उसको संक्षिप्तीकरण करना। हमने समास पढ़ा है, तो समास का क्या अर्थ होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना, किसी चीज को कम शब्दों में लिखना, किसी चीज का सार बनाना। तो सार शब्द यहीं से आया हुआ है कि आप बातों का सार यानी सारांश, आप निचोड़ क्या निकालते हैं एक टॉपिक का, वो मेन कुछ बातें जो महत्वपूर्ण बातें उस टॉपिक से ली गई है तो का सार एक अनुच्छेद में सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर देना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ठीक है, सुंदर ढंग से किसी भी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को प्रस्तुत करना या लिख देना क्या कहलाता है? अनुच्छेद कहलाता है। तो ये है अनुच्छेद की परिभाषा कि जब आपको कहा जाए कि आप अनुच्छेद लिखिए तो आपको किस निबंध नहीं लिखना है, आपको लेख नहीं लिखना है, आपको अनुच्छेद लिखना है किसी भी टॉपिक पर। यानी कि अब आप सोच लीजिए कि आपको कोई विषय दिया जाता है, अगर आपको कहा जाए कि एकता में बल है, इस टॉपिक पर आपको अनुच्छेद लिखना है, तो आप पहले तो सोचेंगे, उसके बाद इस टॉपिक से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप लिखेंगे। अगर आपको कहा जाए वर्षा से लाभ, तो वर्षा से लाभ क्या क्या होते हैं, आप वही कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें लिखेंगे। अगर आपको कहा जाए सबसे एक मेन टॉपिक होता है समय का सदुपयोग, तो समय के सदुपयोग पर आप बहुत बड़ा एक निबंध भी लिख सकते हैं, एक लेख भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आपको कहा जाए कि आप एक अनुच्छेद लिखिए तो आपको अनुच्छेद कम से कम शब्दों में लेकिन सुंदर ढंग से आपको वहां पर बताना है कि किस तरह से आप समय का सदुपयोग कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने समय को बचा सकते हैं व्यर्थ जाने से। तो ये तो थी परिभाषा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें यानी कि कुछ जो नियम है, कुछ जो बातें हैं जिनका ध्यान आपको अनुच्छेद लेखन के समय रखना होता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि जब आप अनुच्छेद लेखन करेंगे, जब आप अनुच्छेद लिखेंगे तो उस समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें आपको यहाँ पर बताई जा रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि विषय से संबंधित सभी बातों को एकत्रित कर लीजिए। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर बताना है कि आप सबसे पहले करेंगे विषय से संबंधित
संबंधित सभी बातों को एकत्र कर लीजिए। देखिए, ये अभी अभी मैंने आपको बताया इस बारे में कि जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो आप ऐसे ही लिखना शुरू नहीं करेंगे। ऐसे ही लिखना क्यों नहीं शुरू करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आप निबंध नहीं लिख रहे हैं कि जो भी आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये इस टॉपिक से रिलेटेड है आप वो लिखेंगे, नहीं। क्योंकि आपको यहाँ पर केवल और केवल महत्वपूर्ण बातें ही लिखनी है, कुछ शब्दों में ही आपने अपनी बात को स्पष्ट करना है। तो इसीलिए आप सबसे पहले जो भी टॉपिक आपको दिया जाता है आप उसके बारे में सभी बातें इकट्ठी करेंगे कि हाँ, अगर आपको समय का सदुपयोग दिया जाता है तो आप उससे संबंधित बातें एकत्रित करेंगे कि कहां से कैसे कैसे हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, कैसे अपने समय को व्यर्थ जाने से बचा सकते हैं और कैसे हम अपने समय को अच्छा मूल्यवान बना सकते हैं कि हमने आज इतने समय में इतना काम किया, ये जरूरी काम किया। तो पहले आप सारी बातों को सोचिए, अपने दिमाग में मंथन कीजिए उस विषय पर और फिर आप एक एक करके उन चीजों को यहाँ पर लिखिए। तो इससे क्या होता है, आप अगर बातों को एकत्रित करेंगे तो उस समय आपको फालतू बातें लिखने के लिए वहां पर नहीं मिलेंगी। आप हमेशा सही राइट चीज को ही वहां पर लिखेंगे। अगला आपका है कि मुख्य सामग्री को प्रमुख बिंदुओं में बांट लीजिए। अगर आपके पास कुछ आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ अच्छी चीज मिल गई है, कोई अच्छी बात मिल गई है, तो आप उसको अलग अलग सेंटेंसेस में बांट सकते हैं। जैसे कि आपको प्रदूषण एक बहुत अच्छा टॉपिक आपको यहाँ पर प्रदूषण मैं बता रही हूँ। तो प्रदूषण अगर आपको टॉपिक मिल जाता है तो आप सबसे पहले उसके बारे में विचार करेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को एकत्रित करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, मुख्य सामग्री को प्रमुख बिंदुओं में बांट लीजिए। जो मुख्य सामग्री अब आपको मिली हुई है, आपने सारी बातें एकत्रित की, उसके बाद जो आपको मुख्य सामग्री मिली है यानी कि प्रमुख जो बातें मिली हैं, आप उन बातों को बिंदुओं में बांट देंगे। यानी कि अलग अलग बिंदुओं में, अलग अलग पॉइंट्स में, अलग अलग सेंटेंसेस में आप उन्हें बांटेंगे ताकि आप उन्हें लिख सके, ताकि आप उन्हें एक्सप्लेन कर सके। प्रमुख बिंदुओं में बांट लीजिए। जब आपने चिंतन कर लिया, अब आपको कुछ अच्छी बातें मिल गई कि आपको इस टॉपिक पर ये बातें लिखनी है, ये बातें बतानी है, तो आप उन मुख्य सामग्री जो आपको मिली है उसको आप पॉइंट वाइज लिख लेंगे या पॉइंट वाइज आप उसको मिला लेंगे कि कैसे आपको इस बात को एक्सप्लेन करना है, कैसे आपने इस बात को लिखना है। अगला है कि उसके बाद आप उन्हें तत्पश्चात आप संक्षेप में उनको स्पष्ट कीजिए। और फिर सबसे मेन पॉइंट देखिए, इसका हमने अनुच्छेद में मैंने यही आपको बताया कि आपको यहाँ पर बातों को संक्षेप में लिखना है। तो दिमाग में अगर जितनी बातें आती है हम सबको लिख लें तो ऐसे तो हमारा निबंध बन जाएगा वो पूरा एक। तो हमें केवल और केवल जो मुख्य सामग्री यहाँ पर मिली है, हमने बिंदुओं में जो बांटा है, उन्हें ही हमने यहाँ पर संक्षेप में लिखना है। उन्हें ही हमने यहाँ पर अपना बिल्कुल एक छोटे सार के रूप में, सारांश के रूप में हमने लिखना है। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक यहाँ पर बताई गई कि विषय के अनावश्यक विस्तार तथा पक्ष विपक्ष की विवेचना से बचना चाहिए। बहुत ही प्यारी बात, पहले इसको लिख लेते हैं कि विषय के इसके बाद वाली जो मैंने आपको पंक्ति बताई उसे आप इसके नीचे स्वयं लिख लीजिए कि उसके बाद आप इसको संक्षेप में स्पष्ट करेंगे। तो ये तो एक मैंने आपको ऐसे ही बताया कि जो आपको मुख्य सामग्री जो मिली हुई है उसको आप फिर संक्षेप में लिखेंगे। अब अगला है कि विषय के अनावश्यक विस्तार तथा
पक्ष विपक्ष विवेचना, क्योंकि यहाँ पर आप ना तो किसी बात को का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, ना ही यहाँ पर आपको किसी का के पक्ष विपक्ष में बोलना है। तो आपको यहाँ पर इस तरह की बातों की विवेचना करने की, यानी कि इस तरह की बातों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आप केवल और केवल एक छोटे से टॉपिक पर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं, यानी कि केवल एक पैराग्राफ आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप एक पैराग्राफ में किसी भी चीज के लिए तर्क वितर्क नहीं कर सकते या फिर उसके पक्ष विपक्ष के बारे में नहीं बोल सकते हैं। तो आपको विषय में अनावश्यक चीजें नहीं जोड़नी चाहिए, अनावश्यक चीजों को नहीं ऐड करना चाहिए। आपको उसके पक्ष विपक्ष में बोलने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, लाभ हानि बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर केवल और केवल एक पैराग्राफ लिखना है, जो टॉपिक आपको वहां पर दिया जाता है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको वहां पर लिखनी है, ना कि आपको उसका कंपेयर किसी और चीज के साथ करना है, और ना ही आपको उसके लाभ और हानि डिसाइड करने हैं यहाँ पर। और कुछ और यहाँ पर कुछ और चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे वाक्य जो है छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। बहुत ही बिल्कुल सही बात लिखी है, वाक्य छोटे और प्रभावशाली। जो भी आप इसमें सेंटेंस लिखेंगे वो हमेशा छोटे और इफेक्टिव होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए, क्योंकि आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिख रहे हैं और आपको इसी पैराग्राफ में सारी बातें इस टॉपिक के बारे में बतानी है। इस टॉपिक को आपने यहाँ पर स्पष्ट करना है, अपने कम अक्षरों में कम जो बातें आपने यहाँ पर लिखनी है। तो आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं और महत्वपूर्ण बातें आपको उसमें लिखनी है, ताकि आपका जो पैराग्राफ पढ़े वो समझ जाए कि हाँ, इस व्यक्ति को इस विषय पर ज्ञान है। अगर आपको मेहनत के बारे में बताना है, अगर आपको प्रदूषण के बारे में बताना है, अगर आपको समय के सदुपयोग के बारे में बताना है, या अगर आपको आत्मसम्मान के बारे में लिखना है, आपको पुस्तकालय के बारे में लिखना है, आपको मेरे विद्यालय के बारे में लिखना है, या और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं जब आप प्रश्न पत्र अटेंड करते हैं, तो आप अगर उसमें इस तरह के छोटे छोटे वाक्य लिखेंगे और इफेक्टिव लिखेंगे तो आपको बढ़ा चढ़ाकर लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। आपके टीचर ऐसे ही समझ जाएंगे, हाँ बच्चे को नॉलेज है, क्योंकि केवल पैराग्राफ लिखने की बात की गई है तो ज्यादा चीजें उसमें वैसे भी नहीं लिखनी है। और यहाँ पर भाषा जो है हर बार, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण आपको हमेशा भाषा का ज्ञान कराती है, भाषा के विषय में बताती है। तो यहाँ पर यही मेन बात है कि भाषा हमेशा सरल और सुगम होनी चाहिए। आपकी जो भाषा है, आपने जो भी उसमें शब्द प्रयोग किए हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, वो जो भाषा है वो सरल और सुगम होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को आपकी चीजें स्पष्ट हो जाएं बहुत अच्छे तरीके से। अगला है, आरंभ में बिना भूमिका बांधे सीधे विषय पर आ जाना चाहिए, यानी कि आपको आरंभ में कोई भी ऐसी भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बिल्कुल सबसे पहले मैंने आपको निबंध के बारे में ही बताया कि उसमें आपको भूमिका, यानी कि आपको प्रस्तावना देनी होती है किसी भी निबंध में, तो इस टॉपिक पर आपको भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल आपको जो टॉपिक दिया गया है आप फटाफट उस पर बताइए, उस पर बोलिए। आपको कोई भी और फालतू जो चीजें हैं वो आपको स्पष्ट नहीं करनी है। भूमिका के बिना सीधे विषय पर आना चाहिए, यानी कि आपको कुछ भी
ऐसा नहीं बताना है कि इससे ये होता है, या यानी कि उसका कोई भी आपको इंट्रोडक्शन करवाना ही नहीं है, क्योंकि आपको टॉपिक दिया गया है और आपको पैराग्राफ उस पर लिखना है, तो आप स्पष्ट रूप से आप उसी विषय के बारे में बात करेंगे, कोई भी उल जलूल बातें वहां पर नहीं करेंगे। अगला है प्रमुख बिंदुओं का समावेश होना चाहिए। अगर कोई टॉपिक आप लिख रहे हैं तो फालतू बातें ना होकर जो प्रमुख बिंदु हैं, जो उस विषय पर सबके लिए जो सबको पता है कि हाँ इस चीज में ये होता है, तो ये आप प्रमुख बिंदुओं को अवश्य ही वहां पर लिखेंगे। प्रमुख बिंदुओं का समावेश होना चाहिए, जो मेन चीजें हैं उनका हमेशा समावेश उसमें होना चाहिए। अगला है लेखन के समय वाक्यों में तारतम्यता बना रहना चाहिए। देखिए, जब आप लिखना शुरू करते हैं किसी भी विषय में, तो आप कहां से शुरू करते हैं, उसके छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं, फिर आगे को चीजों को बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अंतिम पॉइंट जो आपको लगता है कि ये लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का होना चाहिए, आप उसको पहले लिख दो, या जो बीच में होना चाहिए उसे लास्ट में लिख दो, या जो शुरू में होना चाहिए उसे लास्ट में लिख दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपकी हमेशा जो वाक्य हैं, आप जिन वाक्यों को लिख रहे हैं, जो आप वाक्य सोच रहे हैं, उन वाक्यों में तारतम्यता, यानी कि आपका एक के बाद एक एक सीरियल वाइज जो सीरियल बना हुआ है, वो तारतम्यता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी से जो आपका टॉपिक है वो इफेक्टिव होगा और वो आज ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा इफेक्ट लोगों पर डालेगा। तो ये हुआ अनुच्छेद लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने इस पाठ में पढ़ी। तो अनुच्छेद की परिभाषा भी आपने जान ली और कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आपने जान ली। तो आज मैं आपको कुछ टॉपिक यहाँ पर देती हूँ जिसमें आपको अनुच्छेद लिखना है। सबसे पहले हमारे आसपास का ही ये टॉपिक है प्रदूषण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर आप अनुच्छेद लिखेंगे। अगला है आपका समय का सदुपयोग, बहुत ही सही ये टॉपिक है, समय का सदुपयोग। तो समय के सदुपयोग और प्रदूषण, इन दोनों टॉपिक्स पर आप अनुच्छेद लिखेंगे, यानी कि पैराग्राफ राइटिंग आप करेंगे, और फिर आप अपने जो अनुभव है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने किस तरह से इनको लिखा है। तो बच्चों, आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, हमने एक हिंदी व्याकरण का पढ़ा है जो होमवर्क दिया है। आशा करती हूँ कि आप उसे करेंगे। आज का जो समय है वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।